नमस्कार। आज इंडिया ने बोला कि वो सार्क की समिट में ज्वाइन नहीं कर पाएगा। द रीज़न बीइंग कि 2014 में आखिरी सार्क समिट हुई थी, उसके बाद से अब तक कोई मटेरियल चेंज नहीं आया सर्कमस्टांसेस में। मटेरियल चेंज नहीं आया मतलब कुछ ऐसा नहीं हुआ। वो ये सीधे सीधे तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने नहीं बोला कि क्या सर्कमस्टांसेस थी, लेकिन सबको पता है कि अटैक हो रहे थे, टेररिस्ट आतंकी हमले हो रहे थे। इसकी वजह से ये सार्क समिट बंद हुई थी और सारे कंट्रीज ने जाने से मना कर दिया था। इंडिया ने आज बोला कि देयर हैज बीन नो मटेरियल चेंज इन द सिचुएशन सिंस देन, देयरफॉर देयर इज नो कंसेंसस दैट वुड परमिट होल्डिंग द समिट। अब ये चीज़ कि इंडिया ने सीधे सीधे मना कर दिया। सार्क की समिट 2014 से नहीं हुई है, 2016 में होनी थी और बिल्कुल 2016 वाली नहीं हुई। लेकिन ये जो सार्क का कीड़ा पाकिस्तान को काटा है, वो काटा क्यों है? उन्हें सार्क की समिट अब 2016 से नहीं हो रही थी, 2016 में भी नहीं हुई थी, तब से अब तक नहीं हो रही थी। तो क्या सार्क ने क्यों ऐसा डिसीजन लिया, ये पाकिस्तान ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया कि वो सार्क की समिट बुलाना चाह रहा था 2018 में, 16 में, 15 में, मतलब उसके बाद 20 में भी सोचा जा सकता था कि सार्क बुला ले। क्यों क्यों ऐसा नहीं बोला गया? अभी क्यों ऐसी बात हो रही है कि हम सार्क बुलाएंगे? पीछे की जो रणनीति है या पीछे की जो साजिश है, जो प्लानिंग है पाकिस्तान की, वो अब खुल के सामने आ रही है। चाहता ये है पाकिस्तान कि वो तालिबान को बुलाए और वो तालिबान सार्क की समिट में बैठे, क्योंकि अफगानिस्तान मेंबर है और वहाँ पे काबिज तालिबान है। कोई कंट्री नहीं चाहता कि तालिबान को रिकॉग्निशन मिले। तो इनका प्रयास ये था कि वो लेके आए, सार्क के समिट में बिठाएं, ताकि फिर दिखाएं देखो सार्क की समिट तो वो ज्वाइन करता है, तो बाकी जगह क्यों नहीं आ सकता, यूएन में क्यों नहीं आ सकता। ये चीज़ें रोकनी बहुत ज़रूरी थी। आज इंडिया का स्टैंड बिल्कुल काबिल तारीफ स्टैंड था। इंडिया ने बहुत क्लियरली बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो भी उन्होंने पाकिस्तान का यह था भाई, आपके 2017 से 2020 तक आप ही के पाकिस्तान के ही अमजद हुसैन जो थे वो सार्क के सेक्रेटरी जनरल थे। 17, 18, 19, 20 इस सब में तो वो सेक्रेटरी जनरल अपना है, कंट्री अपना है, कुछ तो प्लान किया जा सकता था। ये 2020 में तालिबान आने के बाद से क्यों सार्क बोलना शुरू किया इन्होंने? इनकी कोशिश ये है कि ये इंटरनेशनल फोरम्स पे निकालें तालिबान को और रिकॉग्निशन दिलवाएं। हालांकि खुद ही अपने सैनिक मार रहा है तालिबान, बॉर्डर पे फेंसिंग इनकी उठा के फेंक रहा है, सब कुछ कर रहा है इनके खिलाफ, और लेकिन इनका प्यार खत्म नहीं हो रहा तालिबान से। पता नहीं क्यों इनका प्यार नहीं खत्म हो रहा, या कुछ और रीज़न है, या ये एक बड़ी साजिश है कि हमने ये दिखाएं कि तालिबान तो हमारे भी खिलाफ काम कर रहा है, तालिबान तो हमारे ही लोग मार रहा है। ये लोग ऐसा भी कर देते हैं, अपने आदमी मरवा सकते हैं। क्या है गेम और कहाँ से ये गेम हो रहा है, किसी को नहीं पता है। शाह महमूद कुरैशी बोलते रहे कि हम सार्क बुला लेते हैं, सार्क में इंडिया वर्चुअली ज्वाइन कर ले। वर्चुअली ज्वाइन मतलब ऐसे फोरम पे जहाँ पे आपके सामने एक आतंकवादी बैठा है, फॉरेन मिनिस्टर होगा तो, प्राइम मिनिस्टर आएगा तो भैया वो तो और भी बड़ा आतंकवादी है। उस आतंकवादी के साथ क्या आपको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बैठे हुए दिखे या शेख हसीना बैठी हुई दिखेंगी? क्या वो ठीक होगा? यही बात सारे कंट्रीज, शेख हसीना भी सोच रही होंगी। इनफैक्ट इनके मुस्लिम उम्मा तो इनके साथ है नहीं। ओआईसी में कहाँ बुलाया जाता है अफगानिस्तान को? अफगानिस्तान पे सेशन था तो उसको फॉरेन मिनिस्टर आ गया था, वह अदरवाइज ओआईसी में भी वो बुलाए नहीं जाते। और मुस्लिम कंट्रीज़ तो इस सार्क में भी 4 हैं। 8 कंट्रीज़ में से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव्स और बांग्लादेश, ये 4 तो हैं, तो वो भी तो साथ नहीं हैं। और ऊपर से श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोटाबया राजपक्षे आएंगे उसमें समिट में। वो कैसे मुल्ला खुंद जो कि एक इंटरनेशनल आतंकी है और उसको यूएन ने और यूएस ने आतंकी डिक्लेयर कर रखा है, कैसे उसके साथ गले मिलेंगे या कैसे उसके साथ बिहेव करेंगे, क्या प्रोटोकॉल रहेगा, ये बातें बहुत देखने वाली होंगी। और वो इंटरनेशनल फोरम पे यानी कि यूएन में जाके क्या बोलेंगे कि मैं एक आतंकी से मिला हूँ, आतंकी से गिले मिल के आया हूँ, आतंकी से हाथ मिला के आया हूँ। ये पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन ये कोशिश ये पूरी कर रहे हैं कि तालिबान को किसी भी तरीके से ले आओ अंदर और उसके बाद दिखाओ दुनिया को कि देखो तालिबान तो सार्क में बैठा था। अब सार्क के बाद आप यूएन में क्यों नहीं बैठा सकते, या इसको कहीं और क्यों नहीं बैठा सकते, कोई या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में लेके आओ उसे। इनकी प्लानिंग ये है कि धीरे धीरे करके इसको प्रमोट करो और इंटरनेशनल फोरम से बैठाने की कोशिश करो। एक जगह ये ओआईसी में सक्सेसफुल हो गए थे, उनका फॉरेन मिनिस्टर बैठा दिया था,
क्योंकि वो फॉरेन मिनिस्टर, क्योंकि वो मीटिंग अफगानिस्तान पर ही थी, इस वजह से वो बैठ गए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हो जाता है, ठीक है। लेकिन आगे आगे क्या, ओआईसी भी रेडी है तालिबान को बैठाने के लिए? अभी तक तो हमें नहीं दिखा ना, यूएन ने कोई, इनकी इनकी स्टार्टिंग में ही कोशिश थी कि यूएन में जो उस समय जब ये आए थे, काबिज हुए थे, तो उसके कुछ दिन बाद ही यूएन का वो सेशन हुआ था जनरल असेंबली का, इन्होंने उस समय भी पूरी कोशिश की थी, पाकिस्तान ने दोहा में इनके स्तनकज़ाई होते थे, सबसे मिल करके ये कोशिश की थी कि वहां पर यूएन में जो अफगानिस्तान का नुमाइंदा है, जो कि अशरफ गनी सरकार ने बैठाया था, वो ना हो और इनका तालिबान का नुमाइंदा बैठे, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसका रीज़न है, यूएन को भी पता था कि इनकी सरकार कैसी है, कौन आए हैं, कैसे लोग आए हैं। उस समय तक शायद इनकी कैबिनेट नहीं बनी थी, प्राइम मिनिस्टर नहीं बना था, लेकिन उन्हें पता तो था कैसे आए हैं, कौन आए हैं। तो वो आतंकियों को यूएन का फोरम नहीं देना चाहते थे। यूएन के फोरम में जो होता है वो सबके सामने होता है, तो यूएन का फोरम नहीं देना चाहते थे। इनफैक्ट अब तो पाकिस्तान से ही कतराने लगे हैं लोग, तो ये तालिबान से क्यों नहीं, तालिबान को क्यों साथ अपने अलाउ करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर दोनों की पूरी कोशिश ये रही है अब तक, और रहे आगे चलने वाली दिख रही है। अभी वो जा रहे हैं चाइना, इनफैक्ट किसी भी फॉरेन डिग्नेटरी का ये पहला चाइना विजिट होगा। इमरान खान जा रहे हैं चाइना, और ये पहला फॉरेन विजिट होगा किसी भी डिग्नेटरी का कोरोना के आउटब्रेक के बाद से। ये भी एक और चीज़ है, ये भी एक और चीज़ है दिखाने की कि देखो चाइना होस्ट कर रहा है डिग्नेटरीज़ को, तो चाइना को भी खुश कर रहे हैं कि तुम्हारे पास डिग्नेटरीज आ रहे हैं, और ये भी कर रहे हैं कि तालिबान को भी किसी तरीके से इंटरनेशनल फोरम में लाएं। वहाँ से जो इनके पाकिस्तान में जो एम्बेसीज थी, इन्होंने तालिबान के सुपुर्द कर, तालिबान के लोग आए, वो तालिबान ने उस एम्बेसीज को टेक ओवर कर लिया। लेकिन तालिबान के लोग वर्ल्ड की किसी और कंट्री में अपनी एम्बेसीज को टेक ओवर नहीं कर पाए अब तक। तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये लोग चाह रहे हैं कि तालिबान के लोग पूरी वर्ल्ड में अब एम्बेसीज को टेक ओवर करें और उसके बाद वहाँ से मिशंस उनके काम करना शुरू करें? क्या ये चाह रहे हैं कि तालिबान के लोग इंटरनेशनल फोरम्स में जा कर के अपनी जो माइंडसेट है उसको दिखाएं? बार बार तो शेख राशिद की तरफ से बोला जाता है कि नए तालिबान हैं, अच्छे तालिबान हैं, ये वो तालिबान नहीं है, ये मर्सिडीज़ वाले तालिबान हैं। लेकिन क्या ये मर्सिडीज़ वाले तालिबान हैं? ये मूर्तियों की गर्दन काट रहे हैं, ये लोगों को मार रहे हैं, ये बॉर्डर पे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान से क्लैश कर रहे हैं, दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए वार्निंग्स दी जा रही हैं कि हम तुम्हारे एरिया को नहीं मानते और वो हमारा एरिया है अटॉक तक, यानी कि NWFP यानी कि खैबर पख्तूनख्वा पूरा हमारा एरिया है और हम वहाँ पे जाएंगे और बॉर्डर फेंसिंग तोड़ रहे हैं। लेकिन इतने सब के बाद भी पाकिस्तान उसको हर जगह प्रमोट क्यों कर रहा है? सिर्फ एक रीज़न कि वो चाहता है कि तालिबान को रिकॉग्निशन मिले। अब पहले स्टार्टिंग में तो आ गई सरकार तालिबान की, अब इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा, तो वो दिक्कत आई है इन्हें। और इस दिक्कत के साथ पूरा वर्ल्ड एक साइड में बहुत क्लियरली खड़ा है कि नहीं, तालिबान जब तक इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं लाएगा तब तक हम नहीं इसको रिकॉग्निशन दे सकते। और इंक्लूसिव गवर्नमेंट में प्रॉब्लम कहाँ आएगी? ये जितने आतंकी बैठाए ना, ये सारे हटाने पड़ेंगे, और वो हटेंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। वो अपने हाथ में कुर्सी उनको मिल गई है, वो कुर्सी के लिए तो लड़ रहे थे, अब वो कुर्सी हाथ से नहीं जाने देंगे। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।